Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu, from Government College बावड़ी। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हमने पिछला जो टॉपिक हैं वो यूट्यूब में हमने पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान को हमने भौतिक दृष्टि से कुल 4 भागों में विभाजित किया है। और तो आज हम अपना फर्स्ट के बाद सेकंड जो चलेगा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो देखिएगा, आपको पता है राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय प्रदेश है, यानी ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान का प्रमुख पर्वतीय प्रदेश है। ये गोंडवाना का हिस्सा है। आपको पता होगा इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो खैड़ ब्रह्मा यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर मेहरौली यानी दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जो हैं ये इसकी लंबाई है। और इस अरावली पर्वतमाला का 80% भाग हमारे राज्य राजस्थान में है, अर्थात राजस्थान में ये 550 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई हैं। देखिएगा, ये भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला जो अरावली सुपर ग्रुप यानी निशिस्ट वो ग्रेनाइट्स और दिल्ली सुपर ग्रुप अर्थात क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी है। बताया जाता है कि इसका उद्भव और भूगर्भिक जो है उत्पत्ति इतिहास के प्राचीनतम कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला का उत्थान माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का उद्भव सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है, यानी कहाँ है वह मिनिकॉय द्वीप? लक्षद्वीप में। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। Who was the father of अरावली माउंटेन? तो किससे कहा जाएगा? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाएगा। अब देखिएगा, बहुत से कंपटीशन में आता है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किस पर्वतमाला से की जाती है। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है, क्योंकि वो भी बहुत प्राचीन पर्वत है और अरावली भी कैसा है? प्राचीन। इसलिए यह पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। वर्तमान में अरावली केवल अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ओहो, कौन सा पर्वतों का प्रकार आ गया? अवशिष्ट। हालांकि तो वलित तो है ही है। जो पर्वत वलित होते हैं, यानी पर्वत सारे वलित होते हैं, जो मोड़दार भी होते हैं, है ना, किंतु जो वलित में भी ये किस श्रेणी में आ गया? अवशिष्ट हो गया। अवशिष्ट कैसे? अपर्दन हो रहा है ना। और कैसे हो गया अपर्दन? कटाव हो रहा है, इसका घिसाव हो रहा है, क्योंकि ये वर्षों पहले प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई है। और जो पर्वत ज्वालामुखी से बने हैं वो कौन से कहलाते हैं? संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत। किंतु अरावली तो कैसा पर्वत है? वलित के साथ। वलित में भी कौन सी कैटेगरी? प्राचीन वलित। और उसके साथ कैसा है? ये अवशिष्ट पर्वत है। तो वर्तमान में अरावली कैसा है? तो अवशिष्ट पर्वत। देखिए, राजस्थानी भाषा में अरावली पर्वत श्रृंखला को आडावाटा या आडावाला कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भीम लेइंग अक्रॉस। देखिए, राज्य की मध्यवर्ती जो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं वो राजस्थान का प्रमुख पर्वतीय प्रदेश तो है ही है, किंतु इसका सर्वाधिक विस्तार, और बताइएगा सबसे कम विस्तार अरावली वाले जिलों में कहाँ पे हैं? तो इसका उत्तर होता है, बहुत से कंपटीशन क्वेश्चन आता है। देखिए, अरावली के जो जिले हैं, संबंधित जिले हैं, यानी अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, उदयपुर, और सबसे कम अजमेर जिले में, अजमेर। राज्य में ये कर्णवत दिशा में है अरावली फैली हुई। तो किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, जिसमें जो अरावली से संबंधित जिले कितने हैं? 13, जिसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अलवर, झुंझुनू की खेतड़ी तहसील, सीकर जिले की नीमका थाना, है ना, श्री माधोपुर व दाता रामगढ़ तहसीलें इसमें आती हैं। तो बताइएगा, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से
औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र पर्वत से इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है। अब देखिए अरावली को हम धरातली आधार पर कुल 4 भागों में बांटते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और आबू पर्वतखंड। तो इन सबको अपन एक एक को वापस अध्ययन करते हैं। देखिएगा उत्तरी अरावली है ना, तो इसके अंतर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले का उत्तर पूर्वी भाग शामिल आता है ना, नागौर का पूर्वी भाग इसमें है। तो इसमें अरावली पर्वतमाला क्रमबद्ध न होकर छितरी हुई यानी बिखरी हुई पहाड़ियों के रूप में मिलती है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 600 मीटर। इस भाग में प्रमुख चोटियां कौन सी? रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? रघुनाथगढ़। बताइए किस जिले में रघुनाथगढ़? सीकर जिले में। रघुनाथगढ़ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। इसके रघुनाथगढ़ के अलावा उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों में खो, बाबाई, भैरोंश, बैराट है। दूसरा देखिए आता है मध्य अरावली। तो देखिए इसमें संपूर्ण अजमेर जिला आता है, जयपुर का दक्षिण पश्चिम भाग, टोंक का पश्चिमी भाग, राजसमंद जिले का उत्तरी भाग शामिल है। अर्थात इसका विस्तार दक्षिण में देवगढ़ से शुरू हो जाता सब, ठीक है ना, और ये जयपुर में सांबर झील तक फैली हुई है। देखिए यहाँ जो मध्यवर्ती जो अरावली है वो कहीं कहीं तो पर्वत श्रेणियों का विस्तार यहाँ क्रमबद्ध रूप में है, तो कहीं और दूसरी ओर जो है संकीर्ण घाटियाँ या समतल जो है स्थल रूप में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अजमेर नगर अरावली पर्वतमाला की एक संकीर्ण घाटी है ना, जो बीच में जो समतल नगर बसा हुआ अजमेर है वो समतल नगर है जो चारों ओर से संकीर्ण पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से अजमेर नगर अरावली पर्वतमाला की संकीर्ण घाटी के मध्य समतल स्थल पर बसा हुआ है। इस भाग में उस अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। अब देखिए तो मध्य अरावली में कौन सी ऊंची चोटियां हैं? तो आपने नाम सुना होगा तारागढ़, जहाँ इतिहास प्रसिद्ध रोटी रानी विराजमान रही थी। तो तारागढ़। फिर नागपाड़ जिसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। तो ये दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं जो विभिन्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तारागढ़ और नागपाड़। मध्य अरावली क्षेत्र में कई प्रमुख दर्रे भी विद्यमान हैं। इन दर्रों में मोटे मोटे जो दर्रे बताइए कौन कौन से हैं? तो देखिए बहुत दर्रे तो बहुत हैं, मोटे मोटे दर्रों की मैं आप बात करता हूँ। देखिए एक तो देसूरी की नाल है ना, और झीलवा की नाल भी हैं मध्यवर्ती अरावली के अंतर्गत। तो ऐसे बहुत से दर्रे हैं, इन दलों को अपन लास्ट में थोड़ा एक बार वापस डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा तो इस जो मध्यवर्ती अरावली हैं, अब इसमें क्या है कि इन दरों में आने जाने के रास्ते हैं। इन दरों में जोधपुर से अजमेर, जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से उदयपुर जाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। देखिए मध्यवर्ती अरावली में मेरवाड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में ना कुकरा की पहाड़ियाँ हैं, जो मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से क्या करती हैं? ये अलग करती हैं। और मेरवाड़ की पहाड़ियाँ टाटगढ़ के समीप जो स्थित हैं ना, कहाँ है ये? टाटगढ़। बताइए टाटगढ़ कहाँ है? अजमेर। तो इस तरह से जो है ये मध्यवर्ती अरावली की हमने बात की थी। अब हम तीसरी बात करते हैं और वो जो अपन आता है इसके अंतर्गत दक्षिणी अरावली। देखिए दक्षिणी अरावली की हम बात पहले कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है सिरोही, उदयपुर, दक्षिणी राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर एवं पूर्वी पाली का कुछ भाग शामिल हैं। यह प्रदेश पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश हैं जहाँ अरावली पर्वत श्रेणियाँ अधिक ऊंचाई लिए हुए हैं। यहाँ इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है। और दक्षिणी अरावली क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? पठार नुमा, यानी पर्वत के ऊपर पठार। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच एक पठारी भाग है। बताओ वो क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं भोराट का पठार। कौन सा पठार? भोराट। ये बहुत से कंपटीशन में पूछा हुआ है कि भाई भोराट का पठार कहाँ है, तो इसका उत्तर होता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठारी भूभाग को क्या बोलते हैं? भोराट का पठार कहा जाता है।
तो ऐसा हमारा जो बोराट का पठार है। देखिए उदयपुर के आसपास का एक तस्तरी नुमा क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, गिरवा प्रदेश। तो एक तरह से उदयपुर को गिरवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों का जो बीच का जो क्षेत्र है वो देशहरो कहलाता है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र जो है हरा भरा रहता है, इसलिए देशहरो कहा जाता है। तो बताए देशहरो कहाँ है, तो रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, देशहरो। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए दक्षिण अरावली की। तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट जरगा। कौन सी चोटी, जरगा। जरगा कहाँ हुई, उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर। जरगा की ऊंचाई कितनी, 1400। जो अरावली की ऊंचाई में चौथी जो है प्रमुख चोटी है। अब हम आते हैं अगला चौथा पॉइंट मेरा, इसमें चौथा जो है वो है आबूखंड। देखिए आबूखंड जो है ये 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है। कहीं एक बार क्वेश्चन आया था आरपीसी में, शिक्षक भर्ती में, कि राजस्थान का वो जो है जिला जो समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पे है, तो उसका उत्तर तो सिरोही था। किंतु सबसे ऊंचा जो भूभाग है राजस्थान का वो कौन सा है, आबूखंड, आबू पर्वत है ना, एक तरह से माउंट आबू। यह एक अनियमित पठार है, यानी पर्वत के ऊपर कैसा है, पठार। पठार भी कैसा है, अनियमित है, जो चारों ओर से प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। अब बताइएगा राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा उड़िया का पठार, जो गुरु शिखर से थोड़ा सा नीचे है। यानी आबू पर्वत जो कैसा है, तो ये आबू पर्वत से उड़िया का जो पठार है 160 मीटर क्या थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, यानी कि ये समुद्र तल से थे 1360 मीटर की ऊंचाई पे है। अब देखिएगा राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर। कहाँ है, सिरोही जिले में, माउंट आबू में गुरु शिखर। और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, शेर। कितनी ऊंचाई है, 1597 मीटर। कहाँ है, ये भी सिरोही में, माउंट आबू में, है ना। उसके बाद जो देलवाड़ा, अचलगढ़, ये चोटियाँ आ जाती हैं। देखिए किसने कहा था गुरु शिखर को संतों का शिखर, तो कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, जिन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। और ये भी कहा था कि ये हिमालय और नीलगिरी के बीच का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा, गुरु शिखर। तो इस तरह से जो है ये माउंट आबू के बारे में हमने बात की थी। अब देखिएगा हम थोड़ी सी बात एक बार दरों से संबंधित कर लेते हैं, है ना। तो देखिए दर्रे एक तरह से नाल कहलाता है, जिन्हें हम तंग पहाड़ी कहते हैं। तो कुछ एक दर्रे, जैसे देसुरी की नाल कहाँ आया हुआ है, तो ये पाली में है। देखिए देसुरी की नाल ना राजस्थान की सबसे संकरी नाल है, जो देसुरी को चार भुजा से जोड़ती है। देसुरी कहाँ है, पाली। चार भुजा कहाँ है, राजसमंद। अर्थात देसुरी की नाल मेवाड़ को राजसमंद से जोड़ती है। दूसरा हम बात करते हैं झीलवा की नाल। इसको पगलिया नाल भी कहते हैं और इसको मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाली नाल भी कहते हैं। कौन सी नाल, झीलवा की नाल, ठीक है ना। तो कहाँ है ये, तो पाली के अंदर है। इसी तरह से बर, सोमेश्वर की नाल, है ना, सोमेश्वर की नाल, इस तरह से ये हाथीगुड़ा की नाल, ये सब खूब सी नालें आ जाती हैं। देखिए एक और आती है अपने केवड़ा की नाल, तो ये कहाँ है, उदयपुर में। केवड़ा की नाल उदयपुर बेसिन को उदयपुर शहर से जोड़ती है। एक बार क्वेश्चन आया था फूलवारी की नाल कहाँ है, तो ये उदयपुर में है भैया। फूलवारी की नाल किससे जोड़ती हैं, उदयपुर बेसिन को उदयपुर शहर से जोड़ती है। बताइए राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल कौन सी है, तो उसका उत्तर भी फूलवारी की नाल, जो उदयपुर में है। एक बार प्रश्न आया था राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो नाल या दर्रा कौन सा है, तो वह पोपली नाल। कहाँ भैया, ये पोपली नाल सिरोही में है। तो आप तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। नाल और संबंधित जिला, देसुरी की नाल कहाँ है, पाली। ये मेवाड़ को किससे जोड़ती हैं, मारवाड़ से। राजस्थान की सबसे संकरी नाल कौन सी है, देसुरी की नाल। देखिए झीलवा की नाल, जिसे पगलिया नाल कहते हैं, बर की नाल, सोमेश्वर की नाल, हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है, पाली। केवड़ा की नाल कहाँ है, उदयपुर। फुलवारी की नाल जो राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है, कहाँ है, उदयपुर। बताइए गोरम घाट या खामली घाट या कामटी घाट या कामली घाट, ये है ना हल्दी घाटी की नाल, ये कहाँ है, राजसमंद में। बोलिए बेरांग नाल कहाँ है, सिरोही में, जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 14 गुजरता है। और राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची नाल कौन सी है,
पोपली नाल। कौन सी नाल है भैया? पोपली नाल। तो इस तरह से आपने जो है ये अरावली की कुछ एक बातों को हमने यहाँ पर जिक्र किया था। अब देखिएगा, ये जो अरावली पर्वतमाला है संरचनात्मक दृष्टि से ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? बताइए अरावली। तो इसका उत्तर क्या होगा? अरावली जो है वो संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहलाएगा। किसका कहलाएगा? प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहलाएगा। देखिए, जो उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय भाग है जिस पर जरगा पर्वत स्थित, उसे क्या कहते हैं? उसे मगरा कहते हैं। अच्छा, और बताइए सिरोही क्षेत्र में अरावली की जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उनको सिरोही में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उन्हें भाकर कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं? भाकर। तो सीकर जिले की जो पहाड़ियाँ हैं जिस पर जीण माता का मंदिर है उसे क्या कहते हैं? हर्ष की पहाड़ियाँ। वेरी गुड। तो सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? मालखेत की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। चलिए, अब देखिए अरावली पर्वतमाला जो है ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है ना नदियों की जन्म स्थली है। कौन सी नदियाँ निकलती है भैया अरावली से? तो बनास, बेड़स, लूणी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती, माई इत्यादि नदियों का जन्म स्थान कहाँ भैया? हमारे यहाँ अरावली की पहाड़ियों के आसपास है। देखिए, इन नदियों की घाटियों में कई मीठे पानी की झीलें, बांध बनाए जाते हैं, सिंचाई भी होती हैं, पर्यटन के लिए भी हमें बहुत फ़ायदा है। दूसरा, अरावली की पहाड़ियाँ या पर्वतमालाओं की कठोर प्राचीन चट्टानों के खजाने हैं जहाँ बहुमूल्य और महत्वपूर्ण खनिज भी मिलते हैं। वेरी गुड। और ये उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में बड़ी सहायक है, यानी मरुस्थल को रोकने में भी सहायक है। पश्चिम से ये पूर्व को जाने में रोकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अरावली पर्वतमाला हमारे मॉनसून के लिए भी फायदे में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिशा के ये अनुकूल फैले होने के कारण जलभरी हवाएं इसके समानांतर प्रभावित होकर हिमालय तक तो ये चली जाती हैं। फलत मॉनसून की जो वर्षा है वो पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा हो नहीं पाती हैं। इसका प्रसार पूर्व पश्चिम अगर होता तो मॉनसूनी हवाएं रुकती और वर्षा होती तथा राजस्थान का स्वरूप भी भिन्न होता। किंतु जब मानसून की जो दूसरी शाखा है जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं, वो बंगाल की खाड़ी से जिसे हम पूर्वइयाँ कहते हैं आती हैं, तो पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती आती है और पश्चिमी राजस्थान के लिए अवरोध का कार्य करती हैं। इसलिए पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा वर्षा करने में सहायक भी हैं, किंतु पश्चिमी राजस्थान के लिए ये वृष्टि छाया का कार्य भी अरावली पर्वतमाला करती हैं। बाकी अरावली पर्वतमाला वनस्पति के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। मरुस्थल के प्रसार को भी रोकती हैं, है ना, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती हैं। तो इस तरह से ये अरावली पर्वतमाला का जो अपना भौतिक प्रदेश का दूसरा पॉइंट था, है ना, मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतीय प्रदेश, वो हमने आज पूरा किया है। और हम अगली क्लास में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद।